फिर शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। सभी साथियों का स्वागत है, सभी का अभिनंदन, सभी को नमस्कार। कैसे हो भाई आप सभी? कैसी चल रही है पढ़ाई आपकी? एक बार बोलिए। कल आप तो शुरू करते हैं बात। पंजाब हरियाणा आता है और यहाँ पर तो भर भर के गेहूं और धान चावल हो रहा है, क्योंकि नदियां जो है साथियों वो यहाँ पर क्या लेकर के आ रही हैं? अवसाद लेकर के होगी। बाद अगर हम बात करेंगे तो मणिपुर हमें देखने के लिए मिलेगा। मणिपुर देखने के लिए कई राज्यों में करी जाती है, इसे समझना भी ठीक है। मैं उन्हीं राज्यों के नाम लिख रहा हूँ, ध्यान से समझना। देखो, इस कृषि को हम झारखंड में भी करते हैं और झारखंड में इसको क्या कहा जाएगा? केरल में। तो केरल में इसको पोनम कहेंगे, पोनम कहते हैं। पोडू या फिर पेंडा के नाम से जानते हैं। पोडू या फिर पेंडा के नाम से स्थान में इसको क्या बोला जाता है? वालरे कहा जाता है। ठीक है भाई। छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ की हैं तो छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में इसको दीपा के नाम से जाना जाता है। ठीक है भाई। छत्तीस क्षेत्र में इसको क्या बोलते हैं? हिमालय के क्षेत्र में इसको खिल के नाम से जाना बोलेंगे, लदांग बोलेंगे। थाईलैंड में क्या बोलते हैं इसको? तो थाईलैंड में इसको बोलते हैं तमराई। थाईलैंड में यहां पर बात करेंगे साथियों तो समझना, ठीक है। सिर्फ वियतनाम में इसको क्या बोलेंगे? तो वियतनाम में इसको आता है, तब इस कृषि को करते हैं। पर्यावरण के लिए हानिकारक होती है, इसलिए भारत के लिए इस कृषि को करते हैं, लेकिन ये प्रतिबंधित है। क्यों? क्योंकि पर्यावरण के लिए हानिकारक है। ठीक है भाई। तो ये आपको याद रहेंगे। झारखंड कुरुबा, केरल पोनम, आंध्र प्रदेश पोडू या पेंडा, राजस्थान में वालरे कहते हैं, छत्तीसगढ़ में बस्तर या छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में दीपा कहते हैं, हिमालय क्षेत्र में इसको खिल कहते हैं। ऐसे आपको याद रखना है। अगला सवाल, प्रदान करने की परिकल्पनिक का सही आंसर क्या होगा? तीसरा और चौथा। तीसरा और चौथा। अनुच्छेद 48 की जब हम बात करेंगे साथियों, तो मुझे लगता है कि अनुच्छेद 48 जो है, अनुच्छेद 48 की जब हम बात करते हैं यहां पर, तो आपको पता होना चाहिए कि जो आर्टिकल 48 है वो तो पशुपालन कृषि से संबंधित होगा ना। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, लेकिन ये 48 जो है ये कृषि एवं पशुपालन, कृषि एवं 2002 में हुआ था। कब हुआ था? 2002 में हुआ था। इसका मतलब ये भी गलत हो गया। ठीक है भाई। 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से 21 ए जोड़ा गया और इसमें जो है साथियों शिक्षा के अधिकार राइट बन गया, मूल अधिकार बन गया। क्या बन गया भैया? मूल के बच्चों के लिए एक मौलिक अधिकार है और निहित का आंसर यहां पर हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है भाई। अगर हम बात सकते हैं अथवा बात करते हैं तो अनुच्छेद 36 से लेकर सरकारी राज्य बनाने में है। चलो आगे बढ़ते हैं। संविधान का तो संघ एवं 3 की अगर हम बात करेंगे, भाग 3 की, तो भाग 3 के लिए गए हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जलवायु के वर्गीकरण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इस की जलवायु को कुल कितने भागों में डिवाइड किया है? बोलिए। ठीक है, कितने भाग में डिवाइड किया है? विश्व की अगर हम बात करें तो वो भारत का मैं पूछ रहा हूं आपसे। भारत, ठीक है, भारत की जलवायु को 6 है या 8 है? बोलो, भारत की जलवायु को 6 या 8? ठीक है, चलिए बिल्कुल। अगर हम देखिए भारत की जलवायु की बात करें, ये तो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण हो गया, लेकिन मैं बेसिक अगर आपको बताऊं इसका तो समझना। जो भारत में ठीक है, चलिए बिल्कुल। अगर हम देखिए भारत की जलवायु की बात करें, ये तो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण हो गया, लेकिन मैं बेसिक अगर आपको बताऊं इसका तो समझना। जो भारत में जलवायु है, ठीक है, भारत में उष्ण कटिबंधीय, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई। तो ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट हमें देखने के लिए मिलता है उष्ण कटिबंधीय जून के प्रथम सप्ताह में। तो भारत में जो मानसून है आने वाला जाता है, और जो दक्षिण पश्चिम मानसून है सागर बंगाल की खाड़ी से उठेगी, और यही जो दक्षिण पश्चिम मानसून है ये भारत में सबसे अधिक वर्षा कराता है। ओके, बताओ लौट कर कब आएगा? ठीक है, लौटता हुआ मानसून नवंबर और दिसंबर में वापस आता है। शीत ऋतु में पूर्वी तट पर वर्षा कराता है, पूर्वी तट पर वर्षा कराता है। ठीक है, पूर्वी तट पर वर्षा कराता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो शीत ऋतु में पूर्वी तट पर वर्षा होती है। ये कुछ बातें मैंने आपको बेसिक मानसून। अगला कोई सवाल आएगा तो उसमें हम कोपेन के जलवायु वर्गीकरण की बात करेंगे, क्योंकि उससे पहले हमें कुछ बातें तो पता होनी चाहिए कि मानसून है क्या। तो मानसून ऐसी हवाएं होती हैं जो भारत में वर्षा कराती हैं। अगला, इंटरनेट पर प्रसारित डेटा चंक को क्या कहा जाता है? बोलिए भाई, चंक को हम क्या बोलते हैं आपको बताना है। इंटरनेट पर जितना भी डेटा होता है, जैसे किसी भी चीज की कोई ना कोई यूनिट होती है, ठीक है भाई, किसी भी चीज की कोई ना कोई क्या होती है? यूनिट होती है, वो उसके फॉर्मेट में चलता है। तो इंटरनेट पर जो चंक्स होते हैं उनको हम किस नाम से जानेंगे? ठीक है, इंटरनेट पर जो चंक्स होते हैं साथियों उसको हम क्या बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे पैकेट। ठीक है, क्या बोलेंगे उसको? पैकेट उसको कहा जाएगा। ये जो चंक्स हैं, ठीक है भाई, यानी कि अगर हम बात करेंगे इंटरनेट पर जितना भी डेटा होता है, ये कुछ बातें मैंने आपको बेसिक मानसून। अगला कोई सवाल आएगा, भारत में वर्षा कराती है। अगला, इंटरनेट पर प्रसारित डेटा चंक को क्या कहा जाता है? बोलिए भाई, इसकी कोई ना कोई क्या होती है? यूनिट होती है। तो उसको डेटा के छोटे छोटे, है ना, किसी भी डेटा के छोटे छोटे के माध्यम से क्या होगा? प्रसारित। साइज थोड़ा, अगर हम यहां पर बात करेंगे इन्हीं चंक्स के माध्यम से ये क्या होता है? प्रसारित होता है। जैसे प्रकाश है, अच्छा प्रकाश किसके माध्यम से? छोटे छोटे फोटोन, फोटोन जिनको हम कहते हैं उनके माध्यम से साथियों ये आता है। ठीक है भाई। अगला हो जाएगा हमारा, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नीति का उद्देश्य महिलाओं के नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलना है? ग्रामीण अर्थव्यवस्था को, ठीक है, यहां तो उत्तर देना ही पड़ेगा आपको भाई। क्लियर? तो ये साथियों जो है ना, एनआरएलएम की अगर हम बात करते हैं तो इसको राष्ट्रीय ग्रामीण राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, और इसी के अंतर्गत जो है क्या बनते हैं? सेल्फ हेल्प ग्रुप बनते हैं। इसी के अंतर्गत साथियों क्या बनाए गए हैं? तो जो है ऐसे जिसमें महिलाएं एक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं, वो एचजी नहीं है, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। क्लियर? तो ये है उसका, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो इधर, महिला सामाख्या कार्यक्रम, ठीक है, महिला सामाख्या कार्यक्रम,
महिला सामाख्या कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो महिला कार्यक्रम सामाख्या कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 1989 में। इसमें जो हाशिए पर महिलाएं हैं उनको साक्षरता, यानी कि ये लिटरेसी से संबंधित है, साक्षरता से संबंधित है, साक्षरता। और वो किसकी? महिलाओं की साक्षरता पर ये ध्यान देता है। ठीक है, महिलाओं की साक्षरता पर ये क्या करता है? ध्यान देता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, अगला है कथनों पर विचार कीजिए। है ना, कल से इसका साइज थोड़ा सा मैं बढ़ा दूंगा, थोड़ा सा क्या मतलब आपको दिक्कत नहीं होगी। आज थोड़ा सा देख लीजिए इसको। है ना, वो गलती से हो गया है भाई। प्रधान मध्याह्न रेखा याम्योत्तर ग्रीनविच से होकर के गुजरती है। दूसरा स्टेटमेंट है यह 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ठीक है, तो कई लोग बोल रहे हैं कि सर इसका ओनली 1 होगा। दूसरा वाला क्यों गलत है? फिर दूसरा वाला क्यों गलत है आपको बताना है। दूसरा वाला क्यों गलत है? ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश पर नहीं है। कितने डिग्री अक्षांश पर है भाई? प्रधान याम्योत्तर। देखो अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा की मैं अगर बात करता हूं, अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा, अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा। ठीक है, अगर मैं बात करूं अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन, इंटरनेशनल डेट लाइन, तो ये है 180 डिग्री देशांतर। तो ये है 180 डिग्री देशांतर, है ना भाई? ये है 180 डिग्री देशांतर। यहां पर ये जो अक्षांश लिखा हुआ है ना, बस ये गड़बड़ है। यहां देशांतर होना चाहिए था। यहां पर क्या होना चाहिए था? यहां पर देशांतर होना चाहिए था, लॉन्गिट्यूड होना चाहिए था। ये लैटिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड होना चाहिए था। इसका मतलब पहला तो ठीक है, दूसरा गलत है। तो कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, गलत। कथन 1 सही है लेकिन जो है दूसरा गलत है। बी आंसर होगा इसका। ठीक, कई लोग इसमें कंफ्यूज हो गए, उनको लग रहा है 180 डिग्री वाली लाइन। इस लाइन को आप क्या बोलते? लॉन्गिट्यूड लाइन है। इसी को आप भूमध्य रेखा कहते हो या नहीं कहते? इसी को आप भूमध्य रेखा कहते हो? हाँ सर, ये तो इक्वेट मेजर करने के लिए नहीं जाना जाता है। फिर अब मैंने एक दूसरी लाइन इस पर, ये लाइन है 0 प्रधान। ठीक है, 20 डिग्री आता है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, तिथि रेखा से गुजरती है। एक ही जगह पर 2 तारीखें थोड़े तो प्रश्न है। ठीक, अब ये कहेंगे सर इतना मत उलझाइए, बस यहीं रोक दीजिए इसको, है ना भाई? तो चलिए कोई बात नहीं, इसको मैं समझा दूंगा, पर आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आंसर होगा इसका। इस सवाल का सही आंसर आप क्या करोगे? बोलेंगे जल्दी से। ठीक है भाई, इस सवाल का सही आंसर क्या होगा? नीला रंग भी नहीं, प्रकाश की किरण धूल या गैस के कणों से टकराकर, ठीक है भाई, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण धूल का कण, धूल या गैस के कणों से टकराकर गैस के चारों ओर फैल जाती है, चारों ओर फैल जाती है, चारों ओर प्रकीर्णन कहते हैं। इसी को प्रकीर्णन कहते हैं, और इसी प्रकीर्णन की वजह से बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन बोलेगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। देखिए, नाम मात्र सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि नाम मात्र जीडीपी जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। व्यक्तियों पर मूल्यांकन किया गया सकल घरेलू उत्पाद है या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताओ क्या आंसर करोगे इसका? इस सवाल का सही आंसर क्या होगा? सर बी। देखो, जो नाम मात्र जीडीपी है वो उस समय, जैसे आज की अगर मैं बात करूं, आज मार्केट का जो प्राइस है, जो भी चीजें आज बेची जा रही हैं, जिस रेट पर बेची जा रही हैं, इसका मतलब वर्तमान का मूल्य हो गया। तो जो नॉमिनल जीडीपी है साथियों, नाम मात्र जीडीपी है, वो हमेशा प्रेजेंट पे फोकस करेगी। वर्तमान बाजार मूल्यों पर मूल्यांकन किया गया सकल घरेलू उत्पाद है वर्तमान में जीडीपी, या इसकी गणना करता है। क्लियर करेंगे। डिजिटल नेटवर्क आईएसडीएन किस प्रकार के सिग्नल का उपयोग करता है? बोलिए किस प्रकार के सिग्नल का उपयोग करता है, ये आपको बोलना है। तो ये डिजिटल सिग्नल जो है टेक्नोलॉजी कह सकते हो, टिल वर्क हाइपनो, और आपको बताना है। बोलो भाई जल्दी से क्या आंसर होगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं साथियों, देखिए कौन सा युग्म गलत पूछा है? गलत पूछा है IAEA, है ना भाई? ये परमाणु हथियार से OPCW, OPCW का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो OPCW का हेडक्वार्टर हेग में है। अब आप बोलेंगे OPCW क्या है? ये रासायनिक हथियारों से संबंधित संस्था है, रासायनिक हथियार से संबंधित संस्था है ना? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर कहां पर होगा? तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर भी हमें यहीं पर देखने के लिए मिलेगा। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर भी हमें यहीं पर देखने के लिए मिलेगा। अब बताइए पेरिस किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? जो पेरिस है वो किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? आपको कमेंट करना है जल्दी से। तो पेरिस साथियों फ्रांस की राजधानी है। कौन सी नदी? सीन नदी के किनारे पर बसा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब सेलिब्रेट के? संवैधानिक जो 20 हैं, तो उनका कार्यकाल जल्दी से कमेंट करो। उनका कार्यकाल 6 वर्ष या उससे पहले 65 नहीं पास तो होता है मिला जुला, और संश्लेषण का मतलब तो ठीक से मिला जुला, है ना भाई? तो क्या आंसर होगा? द्रविड़ और नागर शैली। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। द्रविड़ भारत के मंदिरों की, दक्षिण भारत के मंदिरों की शैली है। दक्षिण भारत के मंदिर उसको क्लियर है ना भाई? चलो आगे बढ़ते हैं। केशव मंदिर हो जाएगा, कौन सा होगा? बहने वाली अधिकांश प्रमुख नदी प्रणालियां बंगाल की कीजिए, है ना? भारत में जो अगला सवाल है साथियों भारत की, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट साथियों। भारत की नदी व्यवस्था में पूर्व में बहने वाली अधिकांश प्रमुख नदी प्रणालियां बंगाल की खाड़ी में गिरती। वो नदियां तो बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी। कहां गिरेंगी? वो बे ऑफ बंगाल में गिरेंगी। इसका मतलब ये स्टेटमेंट तो ठीक है। दक्षिणी प्रायद्वीपीय में कावेरी नदी भारत है। दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन किसका है? गोदावरी नदी। ये हो गया गलत। कावेरी नदी तो चौथे नंबर पे आएगी, तो ये हो गया गलत। सबसे बड़ा नदी बेसिन की बात करेंगे तो साथियों वो गंगा नदी है। पेनिनसुलर की बात हो रही है, हाँ
पेनिनसुलर रिवर्स की बात हो रही है, तो ये इसका गलत आंसर हो जाता है। केवल 1 सही पूछा है ना, सही पूछ। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर बात करेंगे। अगला सवाल है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र और शुष्क सवाना जलवायु पाई जाती है। अब देखो उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय का मतलब क्या हो गया? ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ नहीं सर, नहीं, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में नहीं होगा। बेंगलुरु कर्नाटक में है, सही आंसर तो उष्ण प्रदेश होगा। नीचे की बात करेंगे तो वो उष्ण प्रदेश होगा या फिर उष्णकटिबंधीय प्रदेश होगा, उष्णकटिबंधीय प्रदेश होगा। और उष्णकटिबंधीय प्रदेश का मतलब क्या हो गया कि यहां पर वर्षा अधिक होगी, यानी कि ये जो है साथियों वो अगला सवाल, अगला क्वेश्चन है, क्या इस सवाल का सही आंसर होगा? इंडो कलिंग शैली की बात करेंगे तो कलिंग शैली उड़ीसा में बात, मंदिर है राजस्थान में में, और इसी राजस्थान में अगर हम बात करेंगे तो एक सौमिक बाढ़ कहां पर है, कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, मारतंड सूर्य मंदिर के नाम से उसको जाना जाता है, ठीक है, मारतंड सूर्य मंदिर उसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कहा जाता है मारतंड सूर्य मंदिर के नाम से उसको जाना जाता है, ठीक है, मारतंड सूर्य मंदिर उसको कहा। मंडल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं? या प्रबंधन मैनेजमेंट से संबंधित व्यक्ति होता था, मैनेजमेंट से संबंधित व्यक्ति होता था। दीवान ए अली दान के प्रभारी, दीवान राजस्व, वकील मुख्यमंत्री, तो ये एकदम ठीक बात यहां पर हमें देखने के लिए मिलेगी, ठीक है भाई। चलिए, है ना, अगर हम यहां पर बात करते हैं जो मीर बख्शी हुआ करता था, मीर बख्शी, कोई बताएगा मीर बख्शी जो है वो कौन हुआ करता था? तो वो सैन्य विभाग का प्रमुख या सैन्य से संबंधित हुआ करता था, ठीक है। मीर बख्शी जो है वो सैन्य विभाग का प्रमुख या सैन्य से संबंधित हुआ करता था, सेना मंत्री भी उसको कह सकते हैं। अगला सवाल है, सातवाहन राजवंश का जो शासक है वो किसको जाना जाता है? ये राजवंशी शासक किसको माना जाता था? गौतमी पुत्र सातकर्णी को। आप बताइए सातवाहन वंश की राजधानी कौन बताएगा? सातवाहन वंश की राजधानी कौन बताएगा? ठीक है भाई, सातवाहन वंश की राजधानी कौन बताएगा? तो राजधानी की अगर हम बात करेंगे तो वो राजधानी है साथियों कौन? प्रतिष्ठान। प्रतिष्ठान जो है वो राजधानी पैठण जिसको हम कहते हैं महाराष्ट्र में, ठीक है, पैठण जिसको हम कहते हैं महाराष्ट्र में, वो इसकी राजधानी देखने के लिए मिलती है, जिसको पैठण कहा जाता था, प्रतिष्ठान भी उसको बोला जाता था, ठीक है भाई। क्लियर। एक सवाल मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, ये क्वेश्चन नंबर 18 है, होमवर्क में आप इसको करिएगा, ठीक है। और बाकी आज के लिए इतनी ही बात करते हैं।